सबको प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम। जय भीम। जिस प्रकार से हम एक ब्रह्मचारी होने के साथ साथ हम एक शोधार्थी बनने की तरफ भी अपना लगाव, अपनी जो प्रेरणा है हम बढ़ा रहे हैं, ये देख के सुन के अच्छा लग रहा है। और थोड़ा दुख भी लग रहा है कि हमारी संख्या जो कल या पहले की सुबह में सत्र में थी और दोपहर के सत्र में थी और आज हमारा ये तीसरा सत्र है, तो हो सकता है कि हमारे जो ऑर्डर मेंबर है कि जो पहली बार उपस्थित थे, कुछ कारणवश उनकी व्यस्तता के कारण या और कुछ भी जिम्मेदारी हो सकती है जिनकी वजह से वो उपस्थित नहीं हो पा रहे, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और उससे भी वो जो पहली बार ज्वाइन किए थे और बाद में वो सम्मिलित रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो उनके लिए भी उसका लाभ वो ले सकते हैं। तो हमारी जो प्रेरणा से हमने शुरुआत की थी कि हम शोधार्थी बन के खोज की प्रेरणा को एक ब्रह्मचारी होने के जिम्मेदारी के साथ वो कैसी महत्वपूर्ण है और क्यों हमने उस प्रेरणा को जीवित रखना है ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन और गहरा हो सके और हमारे साथ साथ हमारे रहते हुए और न रहते हुए भी, जिस प्रकार से बाबा साहब जब जीवित थे तब भी उनका लोगों को लाभ मिला या लोक कल्याण उन्होंने किया और नहीं है, फिर भी उनके शब्दों से, उनके कार्य से हमें लाभ मिल रहा है। तो यही बोधिसत्व की सबसे बड़ी पहचान है कि जिस बोधिसत्व के आदर्श को बनते संरक्षित जी ने हमें सिखाया है, दिखाया है। और हमारे इस वर्तमान में जो हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उर्गेन बनते संरक्षित जी, इनका हमें साथ मिला है, तो उन्हीं के हम मानस पुत्र हैं। उनके शिक्षा के कारण या उनके मैत्री और करुणा के कारण हम धम्म को समझ पाए और यहाँ तक हम पहुँच पाए। तो अभी हमारी भी जिम्मेदारी है, भले हमारी शारीरिक क्षमता, मुझे लगता है कि मित्रों ने थोड़ा सा का आवाज आप मैं सबके जो है ना माइक म्यूट करता हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर लेना। हाँ आप कर लीजिए सर। तो आज का सत्र जो है और फिर से हम प्रैक्टिकल के तरफ बढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे 3 जो सेशन जो रहेंगे इस 2 दिवस में, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरैक्टिव करेंगे ताकि ये विषय ही हमारे प्रैक्टिकल से हमें चीज़ें समझ में आ सकती है। क्योंकि थ्योरेटिकल जो अप्रोच है, हमारे पास में बहुत कुछ लंबे समय का हमारा अनुभव है, हम बौद्ध है, हम ब्रह्मचारी है, हम आचरणशील है, हमारे पास में साहित्य, हमारे पास में अनुभव है। तो जिस प्रकार से कोई स्टूडेंट एमए एमफिल पढ़ता है, विशेषतः बुद्धिस्ट स्टडी में या फिलोसॉफी में, तो उनके पास जो अध्ययन होता है और उनका जो अध्ययन करने का जो कालावधि होता है, मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा कालावधि से हम धम्म के संपर्क में हैं। और इसका लाभ हमें इस वर्कशॉप के माध्यम से हम जो अपने संशोधक की जो प्रवृत्ति है या एक रिसर्चर करके हम कैसे अपने आप को इसी आचरण के माध्यम से हमारी दिशा हम न बदलते हुए, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या हम अपनी दिशा हम छोड़ देंगे क्या, कि जो दिशा से बनते हैं और हम संघ में ऑर्डर मेंबर बने हैं, तो इसलिए कुछ नई बातें को लेने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए हम काफ़ी कुछ संभ्रमित रहते हैं या फिर हम अपने आप को उसके लिए खुला नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने एक खुलापन रखना चाहिए कि हमारी दिशा बिल्कुल बदल नहीं सकती है। जो सत्य हम अपने धम्म आचरण से आगे लेके जा रहे हैं, उस सत्य को और गति दे सकता है अगर हम इस
रिसर्च की जो प्रवृत्ति है उसको अगर हम थोड़ा और आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे उसको कहते हैं, कैसे उसको बोलते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, बस हमें तीनों चीज सीखनी है। बाकी हमारी पूरी विरासत संशोधक की रही है, बुद्ध से लेके नागार्जुन, असंग, वसुबंधु और आज के आधुनिक जगत में बनते उमर बाबा साहब और हम में से बहुत सारे ब्रह्मचारी और बौद्ध विद्वान जो है वो इसकी एक सबसे बड़ी जो श्रृंखला है पूरे विश्व में। अगर हम जो रिसर्च या ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला अगर कोई व्यक्ति है या धम्म है, वो बुद्ध है और बौद्ध धम्म है। विश्व को एक नई संस्कृति, नई पहचान देने वाला अगर कोई धर्म है या शिक्षा है, वो बुद्ध की शिक्षा है। तो इसलिए भी हमने अपने आप को बहुत क्या कहते हैं कि रिगार्ड करना चाहिए, अपना कृतज्ञ रहना चाहिए कि हम कैसे विरासत से जुड़े हुए साधक है या धम्म के अनुयायी है। तो उसके अर्थ से हमने आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको हम देखते हैं तो हमारी जो प्रेरणा है और बढ़ सकती है और हमने वही ढूंढने का और उसी का इम्प्लीमेंट करने का मुझे लगता है कि कल हमने थोड़ा प्रयास किया है। अभी थोड़ा हम और एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं कि हमारे पास प्रेरणा भी है कि हम एक अच्छे रिसर्चर बन के आगे बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आने वाले समय में ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, हमारे बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की एक वैश्विक स्तर का एक हमारा कैडर है, वैश्विक स्तर का हमारा ब्रह्मचारी है, रिसर्च करने में और रिसर्च लिखने में और बोलने में, तीनों में भी पारंगत हो सकते हैं। तीनों की जो पारंगतता है वो हम डिफाइन करेंगे, हमारा सेंटर डिफाइन करेगा और डिफाइन करने वाले वो अनुभव के लोग रहेंगे। ऐसा ही कोई डिफाइन नहीं करेगा कि हम सही में उस स्तर पे आए हैं या नहीं आए हैं। तो हमारा स्तर ही हमारे स्तर को डिफाइन करेगा कि हम किस प्रकार से अच्छे बुद्धिस्ट रिसर्चर करके हम अपनी जो एक संघ या ऑर्डर मेंबर की एक पहचान है जो कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व में छुटी हुई है, हम उनसे बहुत डिस्कनेक्ट है। बहुत 2-4 लोग होंगे कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार्स में जाते हैं या कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन है या एकेडमिक लेवल पे हमारा एक प्रभाव है, ऐसा हमें नहीं के बराबर दिखाई देता है। और ये प्रभाव लाना कितना ज़रूरी है जब हम कंपेरेटिव अगर अदर रिलीजियस का अगर प्रभाव है, अगर हिंदू धर्म का या हिंदू आइडियोलॉजी का प्रभाव है तो उनके एकेडमिक में ऐसे लिखे हुए उनके साहित्य है, उनकी किताबें हैं, उनके लोग हैं, उनके उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस है जिसके माध्यम से वो प्रोपोगेशन करते हैं कि उनका जो सिद्धांत है वो कैसे बौद्ध धर्म से अलग है या बौद्ध धर्म ही कैसा उनकी ही एक शाखा है और किस प्रकार से बुद्ध उनके विष्णु के अवतार है। तो जातिवाद है, आत्मावाद है, ईश्वरवाद है, उसी को वो सच मानते हैं और उसी के बारे में वो लिखते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं। क्योंकि वो जो एकेडमिक प्रभाव जब समाज में आता है तो समाज में उसको मानना ही पड़ता है। अगर किताब में लिखा है कि सिद्धार्थ का ग्रह त्याग सिर्फ 4 दृश्य देखने से ही हुआ है, तो और ऐसा भी लिखा जाता है, बोला जाता है कि बुद्ध सिद्धार्थ घर छोड़ के भाग गए हैं या अपने पत्नी को, बच्चों को छोड़ के चले गए हैं। तो ये लिखी हुई बातें ऊपर से आई हुई है, एकेडमिशियन से, ऑथर से आई हुई है। तो उस इतिहास को अगर हमें बदलना है तो सिर्फ वेट करके या बाहर खड़ा रह के हम इसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो हमें वो जिम्मेदारी लेने के लिए अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर हम अपने शिक्षा और संशोधक प्रवृत्ति को, हमारे पास में ऑलरेडी शिक्षा है, भले हम किसी भी विषय के साथ MA BA या जहाँ तक भी पढ़े हुए हैं, वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम संघ में जो बुद्धिज्म, अम्बेडकरिज्म और मानवतावाद, मानवीय मूल्य, ध्यान, मन, ये विषय को जो हमने पारंगतता में प्राप्त हुई है,
तो यही हमारे पूरे रिसर्च का या हमारे संशोधन केंद्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बेस है। और इसलिए इसकी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, एक संधि मिली है, जो आप आपके जगह पे रह के ही उसको अनुभव कर सकते हैं, उसके दायरे में आ सकते हैं कि जो दायरा हमारा छूटा हुआ है और आने वाले समय में इसकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर हम आने वाला भविष्य देखते हैं, लोगों का धम्म की तरफ झुकाव तभी आएगा कि जब आपके पास में ऐसा कोई खोज किया हुआ डॉक्यूमेंट रहेगा, आप प्रूव कर पाओगे कि देखो कि ये जो मैंने खोज किया था या जो मैंने संशोधन करके जो बात लिखी थी वो आज भी कैसी उपयोगी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक आने वाले समय में सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी हो सकती है। और इसी प्रेरणा को हमें बनाए रखने के लिए जिस शिक्षा के साथ हम जुड़े हुए हैं, फिर वो हमारी शैक्षणिक शिक्षा हो या धम्म की शिक्षा हो, तो उसकी जो कैटेगरी जो की जाती है वो दो प्रकार से उसको विभाजित किया जाता है कि जो हम शिक्षा लेते हैं और देते हैं उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में क्या करने से कितना परसेंटेज होता है, ताकि हमें पता चलेगा कि रिसर्च करने से क्या हमें फायदा मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि जो हमारा कॉमन टीचिंग मेथड जो है, जो अभी मैं कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, या ऐसे ही किसी प्रकार से जब हम लेक्चर सुनते हैं तो उस शिक्षा का सिर्फ 5% प्रभाव होता है, ओनली 5%। अगर हम टॉक दे रहे हैं किसी को लेक्चर दे रहे हैं तो सुनने वाले पे सिर्फ 5% वो बदलाव हो सकता है, 5% उसे समझ में आ सकता है, और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरा और एक मेथड है टीचिंग का, वो है रीडिंग। अभी इस रीडिंग हैबिट के तरफ अगर हम अपना अवलोकन करते हैं तो बहुत सारे ऑर्डर मेंबर रीडिंग के तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्डर मेंबर रीडिंग नहीं के बराबर भी करते हैं। तो देख सकते हैं कि अगर हम 5% में अगर धम्मचारी बने हैं या 10% का थोड़ा हिस्सा लेके बने हैं, तो अभी भी हमारे पास में 80-90% हिस्सा बाकी है कि जो हम अभी भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं के बराबर कर रहे हैं। तो रीडिंग करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा और अगर समझता है तो 10% हमारी जानकारी है, नॉलेज है या परिवर्तन हमारे में आ सकता है, जो हम टीचिंग मेथड में हम देखते हैं। तीसरी जो मेथड जो है वो है किसी चीज़ को देखना और सुनना। जैसे कि कोई मूवी देखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, जैसे कि आप मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, या कोई आप बाबा साहब का मूवी देखते हैं, या बाबा साहब का कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो हम पे होता है वो भी आजकल टीचिंग मेथड में काफ़ी इस्तेमाल की जा रही है, और उसको भी हमने इस्तेमाल करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और उसका जो इम्पैक्ट जो होता है वो है 20%, सुनना और देखना। वो फेस टू फेस भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। और इसलिए हमने ऑनलाइन पे भी ज़्यादा वर्क करने की बहुत ज़रूरी है। हमारा जो टीचिंग मेथड है उसको हमने ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें ऑडियो विजुअल करके कुछ कंटेंट बनाए या उसकी शिक्षा के माध्यम से हम धम्म को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसका 20% इम्पैक्ट जो है हमारे लाइफ में होता है। और एक चौथी मेथड है जो पढ़ने की, पढ़ाने की, वो है डेमोन्स्ट्रेशन। उसका 30% हमें लाभ मिलता है, 30%। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम जिस दिशा से जा रहे हैं उस दिशा के अंदर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हम कहाँ तक आगे आए हैं और हमें और कितना आगे जाने की ज़रूरत है, उसका हमें अवलोकन करने के लिए ये परसेंटेज हमें मदद हो सकता है। आगे और हम जाते हैं, अगर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे संघ में बहुत काफ़ी अच्छी परंपरा रही है कि हम इस मेथड को टॉक सुनने के बाद ग्रुप डिस्कशन में हम जाके विषय को और ज़्यादा उसको ग्रहण करने का हम प्रयास करते हैं, और उसी के वजह से हमारा विकास करने की जो प्रक्रिया जो है बाकी अन्य संघ, अन्य पद्धति से हमारे संघ में ये ज़्यादा
आगे जाते हुए दिखाई देती है। अगर उसी चीज को जब हम प्रैक्टिकल में लेके आते हैं तो हम 70% तक लर्निंग करते हैं, 70-75। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो संघ है या हम ऑर्डर बनते हुए कहाँ तक हम लर्निंग तक आए हुए हैं। और यहाँ से जो लर्निंग की जो कंटिन्यूटी जो है वो रिसर्च के साथ कनेक्ट होती है। ये सभी लर्निंग देखिए, ये डिपेंड टू अदर है, वो दूसरे पे डिपेंड करता है। कोई सुनाएगा, कोई लोग आपको डिस्कशन के लिए चाहिए, कोई किताबें आपको चाहिए, मतलब हर चीज वो डिपेंड है। इंडिपेंड वहां पे आप हो, लेकिन आप पूरी तरह से इंडिपेंड नहीं हो, क्योंकि शिक्षा का आधार ही हमें कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम है या शिक्षक है या लोग है, इसकी हमें जरूरत होती है। और उस शिक्षा के अंदर हम अगर 100% तक भी पहुंच सकते हैं, 100 में से 100 भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 लेना वो संपूर्ण व्यक्ति हो जाना है, वो फिर भी डिपेंड है। और वहां से एजुकेशन की जो मर्यादा जब टूटती है, उसको जब हम छोड़ते हैं, उस 100% को, उस 100% को भी हम क्या करते हैं, बाजू में रखते हैं। और अपने आप को आगे ले जाने के लिए जब हम रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं, स्वयं के प्रयत्न से, स्वयं के अनुभव से, और वही अवस्था एक प्रकार की श्रोता पढ़ने की भी अवस्था है, या वही एक रिसर्च की अवस्था है, जिस अवस्था की तरफ हम जाने के लिए हमारी जो कैपेसिटी जो है, जिस प्रकार से हमें धम्म जीवन जीने के लिए हमें शील की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, सहनशीलता की जरूरत है, मैत्री की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इन सभी क्वालिटी की वजह से हम धम्म जीवन में टिके हैं, और धीरे धीरे हम आगे गहराई में जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो एजुकेशन या फिर वो एकेडमिक शैक्षणिक एजुकेशन हमने लिया है या धम्म का एजुकेशन लिया है, उसका शिक्षा लेना ये अंत नहीं है, वो फाउंडेशन है जो आपके मेरे पास में है। उसका जो अंत जो है वो है सत्य को प्राप्त करना। और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक विशिष्ट पद्धति से भक्ति के माध्यम से हमें धम्म मिला है। और आज की आधुनिक जो खोज की जो पद्धतियां है, वो पूरी तरह से बुद्ध और बुद्धिज्म के साथ में पूरी तरह से जुड़ी हुई है। और उस पद्धति का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी प्रकार से परेशानी या किसी भी प्रकार से हमें दुविधा न होते हुए हम अपने धम्म जीवन के साथ, अगर हम एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर एक साल में अगर हम एक विषय पे भी लिख सके, सिर्फ एक विषय पे, तब भी बहुत बड़ा संशोधन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा लिखना है, जरूरी नहीं कि बार बार आपको लिखने का प्रयास करना है। किसी एक विषय पे अगर आप गहराई से अगर संशोधन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिस विषय की तरफ आपका ज्यादा झुकाव है, जिस विषय की तरफ आप ज्यादा अहमियत देते हैं, जिससे आप ज्यादा कुछ ढूंढना चाहते हैं, ऐसा कोई भी एक विषय भी लेके अगर हम 6 महीने में या साल में एक बार 2 बार या पेपर के माध्यम से हो या कोई साहित्य के लेख के माध्यम से हो या किताब के माध्यम से हो, बहुत सारे माध्यम से हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम उतना अगर जुनून रखते हैं, श्रद्धा जिसे हम श्रद्धा कहते हैं और जिसे हम हौसला कहते हैं, तो उस जुनून से, उस श्रद्धा से हम एक नया कुछ एक साल के अंदर हम देने वाले एक कैपेबल ऑर्डर मेंबर हो सकते हैं। और एक कैपेबिलिटी जो है ये आपको भीतर से भी संतुष्ट करेगी और लोगों को जोड़ने के लिए भी मदद करेगी। ये भीतर से भी आपको बहुत संतुष्ट करेगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए।
जैसे कि अभी आपको जो टास्क दिए गए थे और कल हमने बात की थी कि हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, और टॉपिक के बारे में मैंने आपको ये भी कहा था कि फिर बार बार उसका आप चिंतन करें और किसी एक या दो मित्र से आप बात भी करें कि मैं इस टॉपिक पे कुछ संशोधन करना चाहता हूँ, तो आपका क्या अभिप्राय है क्या, और साथ में कुछ उसके बारे में किताब अगर आपके पास में है तो आप पढ़िए। तो ये दो जो बातें जो है ये आपकी एक प्रकार की पूर्व तैयारी है, और पूर्व तैयारी के अंदर अगर हमारी पूर्व तैयारी जैसे कि ध्यान के सराव में हम पूर्व तैयारी करते हैं और हमारा ध्यान अच्छा हो जाता है, या अगर अच्छा भी नहीं हुआ तो हमारी गलतियां पता चलती कि कहाँ पे हम पीछे है। तो उसी प्रकार से अगर हम आगे लिखने का जब हम प्रयास करने वाले हैं उसके पहले एक हमारी पूर्व तैयारी अगर अच्छी हो जाए तो आपको लिखने में भी दिक्कतें नहीं के बराबर आएगी। पिछले जो भी हमारे संशोधक रहे हैं उनको भी पहली बार लिखने में काफ़ी हिचकिचाहट हुई कि कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने पहली बार प्रयास किया, थोड़ा अच्छा था, थोड़ा अच्छा नहीं था, और धीरे उस उनके संशोधन को या उनके विषय को वो धीरे धीरे वो न्याय दे पाए, उससे वो ढूंढ पाए कि कहाँ पे गलती है, लिखने में हो या समझने में हो या कुछ ग्रामेटिकल कुछ बातें हो। ये सभी बातें हमारे लिए चैलेंजेस है, लेकिन वो चैलेंजेस हमारे लिए अवरोध नहीं हो सकती है, वो हमें रोक नहीं सकती है। जैसे कि न्यूरॉन हमें रोक नहीं सकते, अवरोध हो सकते हैं। अगर न्यूरॉन रोक सकते हैं तो हम बुद्धत्व प्राप्त ही नहीं कर सकते, वो रोक नहीं सकते, वो रोक नहीं सकते, परेशान कर सकते हैं, फिर भी हम ध्यान करते हैं। अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित ही है कि हम उसको धीरे धीरे शांत भी करेंगे और हम ध्यान के गहराई से जाके हम सत्य को अनुभव कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ये अभ्यास करने की जो चिंतन करने की जो हमें एक क्या कह सकते हैं कि एक इच्छा और कमिटमेंट, हर एक इंसान की इच्छा है, पढ़ना चाहता है, लेकिन कमिटमेंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ऐसा परिबल नहीं मिल रहा है कि जिसके वजह से मैं और ज़्यादा पढूं, ये पढूं, वो पढूं, इसके बारे में देखूं, उसके बारे में देखूं कि मेरा विषय मुझे किस प्रकार से ज़्यादा गहराई में समझ में आए। वो हमारा जो एफर्ट जो है रीडिंग का वो इसलिए कम है या बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके भीतर की जो हमारी एक्टिविटी जो है वो हमारे लिए हमने तय नहीं की है। तो एक रिसर्च क्या है, एक हमारी भीतर की एक्टिविटी है, एक प्रेरणा है कि आपको रोज वो विषय आपको एक प्रेरणा देगा कि ध्यान भी करना है लेकिन साथ में मुझे कुछ लिखना है या कुछ पढ़ना भी है। अपने आप ही प्रेरणा आएगी क्योंकि आपने उसको जीवित किया है। वो जो आपकी खोज की प्रवृत्ति है वो आपको सोने नहीं देगी। सोने नहीं देगी मतलब नींद नहीं आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको हमेशा प्रेरित करेगी। आप देखोगे तब भी वो विषय दिखाई देगा, आप सुनोगे तब भी वो विषय आपको दिखाई देगा, आप पढ़ोगे तब भी वो विषय दिखाई देगा। और ऐसा ऐसा करते करते ही हमारा जो देखने का जो नजरिया है जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं या मिथ्या दृष्टि है, धीरे धीरे टूटने लगेगी। अभी हमारी मिथ्या दृष्टि इसलिए है क्योंकि हमने जो सुना है या जो पढ़ा है उतना तक ही हम मान चुके हैं कि यही धम्म का अंतिम दायरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। धम्म कभी भी रुकता नहीं है, ज्ञान कभी भी ठहरता नहीं है, वो निरंतर बहते रहता है। लेकिन हम उस प्रवाह में नहीं आने की वजह से जो हमने सुना है पढ़ा है वही तक हम सीमित रह जाते हैं, और वही हमारे लिए एक सबसे बड़ी, अच्छे लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। रुकना ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि हम रुकना हमें इसलिए लगता है कि अभी तो सब कुछ जान लिया, समझ लिया, अभी तो इससे आगे क्या हो सकता है। इससे आगे बहुत कुछ है जो अनंत है, और उस अनंत सत्य के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें सत्य की खोज करने की हमारी जो पूर्व तैयारी है, जो आप लोगों ने निश्चित ही आपका जो टाइटल या शीर्षक या टॉपिक चुन के हमने
तय की है कि यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या क्या बातें हो सकती है, उसका मैं सिर्फ पॉइंट में जिक्र करूँगा, और उसके बाद उसको कैसे आप उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे उसको आप समझ सकते हैं, उसके बारे में फिर मैं आपसे उसका सराव भी करूँगा, ताकि हम दोनों तरीके से उस बात को समझ सकें। तो आप टाइटल ऐसा लिख सकते हैं कि शोध लेखन के लिए पूर्व तैयारी में क्या होना चाहिए। शोध पत्र लिखने की पूर्व तैयारी, इसमें क्या क्या बातें आ रही है उसको आप नोट डाउन करें, और उसके बारे में फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकली उसको देखेंगे कि उस मुद्दे को हम कैसे समझ सकते हैं। तो पहला जो मुद्दा है पूर्व तैयारी में, अब हम लिखने नहीं बैठे हैं, है ना, तो लिखने की जो फॉर्मेट है वो उसको मैं दोपहर के सेशन में बताऊंगा कि कैसा लिखा जाता है। अभी हम लिखने की एक पूर्व तैयारी कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास में होनी है, ताकि जब हम शाम को लिखने का प्रयास करेंगे या इवनिंग सेशन में, ताकि हमें ज़्यादा हड़बड़ी ना हो या हमें बेचैनी ना हो कि अभी मैं क्या करूं। ठीक है, तो पहला जो मुद्दा जो है कि जो हम पूर्व तैयारी में देख सकते हैं कि जो कल ही हमने उसके ऊपर कार्य कर दिया है, वो है शोध का आपका शीर्षक तय करना, निश्चित करना, है ना। आपका टॉपिक, शीर्षक जो भी आप लिख सकते हैं वो निश्चित करना, वो तय करना, वो सबसे बड़ी पूर्व तैयारी है। और कल से हम मुझे लगता है कि हम आसपास पहुंच चुके हैं। अगर कुछ उस शब्द में अगर फेरफार करना है तो हम फिर से देखेंगे प्रैक्टिकली कि क्या वो शब्द सही तरीके से आपके विषय को प्रेरित कर रहा है या केंद्रित है या नहीं। तो ये सबसे पहली पूर्व तैयारी की जो हमने कल अच्छी तरह से कार्य किया है, और मैंने जो होमवर्क दिया था और उसके बारे में सोचने का और मित्र से बात करने का, वो होमवर्क को आप ज़रूर याद रखें, ताकि उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल सकती है। दूसरा जो मुद्दा जो है, जो अभी हमें प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, तो आप लिख लीजिए कि हमारी शोध की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। ठीक है, जो हम शोध करना चाहते हैं या जो शोध लेख लिखना चाहते हैं उसकी दिशा क्या होगी, अर्थात उसके उद्देश्य क्या होंगे, किस उद्देश्य से, किस पर्पस से, सामान्य भाषा में क्या होगा, वो कैसे डिफाइन करना है, उसके बारे में हम एक एक देखेंगे आपके विषय को लेके, ताकि आपको और सरलता हो सके। ये दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा जो हमें प्रिपरेशन में देखना है कि हमारे शीर्षक में जो हम मुद्दे लिखने वाले हैं उसमें टेंटेटिव चैप्टराइजेशन क्या हो सकता है, क्या क्या चैप्टर, क्या क्या विषय उस भीतर में हम लिखना चाहते हैं। जैसे कि बुद्धदत्त जी ने भावचक्रों को तोड़ने के बारे में जो लिखा है, तो उसमें क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं, क्या क्या वो चैप्टराइजेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। और सभी आपके विषय को लेके हम अलग अलग चैप्टराइजेशन हो सकते हैं, और 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, जैसा आपका विषय आप जितना लिखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से उसके चैप्टराइजेशन करना, ये भी हमारे लिए पूर्व तैयारी है, ताकि हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। अगर हम चैप्टराइजेशन नहीं करेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि क्या करना है, तो ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो हमारा जो रिसर्च का जो पॉइंट जो है, ये रिसर्च का पॉइंट है कि भीतर जाना, भीतर में जाके उस विषय की जो विविधता है, उसी विषय की या उसके जो मुद्दे है, उसकी जो गहराई है, उसको हमें बाहर लाना है, उस तत्व को या उस सिद्धांत को या उस समस्या को। तो इसलिए हमें चैप्टराइजेशन का हम हमारी पूर्व तैयारी में हम देख सकते हैं। जो चौथा पॉइंट जो है कि जो हम शोध कर रहे हैं, ठीक है, उसकी पद्धति क्या हो सकती है, किस पद्धति से हम शोध करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इसके बारे में हमें थोड़ा और
प्रयास भी करना पड़ेगा कि हमारी शोध पद्धति क्या होगी। अभी शोध करना तो हमारा विषय तय हो गया है, हमारे पास में उद्देश्य भी आ गए हैं, हमने प्रकरण भी चॉक आउट कर दिया है कि इस 4-5 प्रकरण या मुद्दों को लेकर मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ गहराई से। लेकिन जो शोध पद्धति है, उस किस शोध पद्धति से हम ये कार्य आगे लेके जाने वाले हैं, मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथड। अभी बहुत सारे रिसर्च मेथड है, जैसे कि हम हमारी ध्यान की पद्धतियाँ अलग है, हमारे सिद्धांत अलग अलग प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार से रिसर्च में भी अलग अलग प्रकार से उसकी पद्धतियाँ होती है। उसमें 4 प्रकार की पद्धतियों को ज़्यादातर मान्यता है, जिस पद्धति से हम किसी एक पद्धति को ध्यान में रख के या मिक्स करके भी हम दोनों पद्धति को भी एक साथ में लेके हम अपना रिसर्च आगे लेके जा सकते हैं। अभी हम बहुत ही प्रारंभिक है, प्राथमिक है, तो सिर्फ 4 का नाम जान लीजिए और हम देखेंगे कि उसमें से कौन सी एक पद्धति को हम सिलेक्ट करें, ताकि हमारा जो रिसर्च की जो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक जो मेथड है वो हमारे ध्यान में आ जाए कि मुझे इसी सिस्टम के साथ में आगे बढ़ना है। तो जो उसमें 4 पद्धति है, फर्स्ट जो मेथड है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मतलब गणनात्मक, जिसकी गणना की जाती है, न्यूमेरिक। क्या उस पद्धति से आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चनरी बना सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं? हाँ, तो ये थोड़ा अभी बिगिनिंग में मुझे लगता है कि हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा। लेकिन ऐसी पद्धति से भी जैसे कि पिछले बार हमारे जो गुजरात से जो ब्रह्मचारी है, उन्होंने उस मेथड से उनका रिसर्च पेपर बनाया था, सर्वे करके मित्र में किस प्रकार से पंचशील का पालन होता है, नहीं होता है, कौन सा सील ब्रेक होता है। तो उस प्रकार से संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की मेथड यूज करके उन्होंने उनका रिसर्च पेपर बनाया था। तो क्या ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं? भविष्य में बिल्कुल ऐसा करेंगे। लेकिन दूसरी और एक पद्धति है जिसे हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब गुणात्मक, कि जिसमें एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें फिलॉसफी है, जिसमें थेरीज है, जिसमें आप क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसी मेथड जो है, जो जिस मेथड को हम अपने आर्टिकल में हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। और तीसरी जो मेथड है शोध करने की, वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। कि कुछ एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि मेडिटेशन का इफेक्ट क्या होता है, सराव का इफेक्ट शरीर पे कैसा होता है, मन पे कैसा होता है, या समाज पे कैसा होता है। अगर उस एक्सपेरिमेंट बेस पे अगर हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको भी हम एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर चेक करके पहले और बाद में हम देख सकते हैं कि मैत्री भावना ध्यान करने से कैसे उसके ब्लड प्रेशर में मतलब कमी होती है, या ECG करके, या जो ब्रेन का जो स्कैन करके, बहुत सारे आजकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो रहे हैं, और हम डॉक्टर को साथ में लेके भी ये रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। जरूर नहीं कि आप अकेले रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जो मेडिकल लाइन से है या डॉक्टर है, उनसे कंसर्न करके भी इस प्रकार के हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें एक फैक्चुअल डाटा मिले कि जब 10 इंसान ध्यान करते हैं तो उसके ब्रेन में या उसके हार्ट में या उसके फिजिकल डिसीज में क्या इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार के रिसर्च आजकल बुद्धिज्म में बहुत सारे हो चुके हैं और हो रहे हैं। और चौथा जो मेथड जो है, उसको अप्लाइड रिसर्च मेथड कहते हैं। ये ज़्यादातर जितने भी साइंटिफिक लेबोरेटिकल जो भी रिसर्च है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, जिसे हम अप्लाइड साइंस कहते हैं, वो सभी लेबोरेटरी बेस ये टेस्ट है, जो कि हमारे रिसर्च में इतना उसका अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो नॉन अप्लाइड
सब्जेक्ट है जिसे हम ह्यूमनिज्म कहते हैं, जिसे हम सोशल और रिलीजियस फिलोसॉफिकल हमारा सब्जेक्ट है। तो वो अभी उसके लिए हमें वो मेथड हमें अभी उतने अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इन तीनों मेथड में से जो क्वालिटी बेस्ड जो मेथड है, क्वालिटेटिव अप्रोच जो है, ये हमारे शोध का एक सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च मेथड रह सकता है। उस रिसर्च मेथड से हमारी जो शोध करने की जो एक प्रवृत्ति है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी भी हमारी एक पूर्व तैयारी रहेगी कि मुझे ये शोध इस मेथड से करना है। अगर किसी का अगर पहले से बैकग्राउंड है और चाहता है कि वो क्वांटिटी बेस करे, सर्वे करके या इंटरव्यू लेके या क्वेश्चनरी बना के, तो वो उस प्रकार से भी सोच सकते हैं। लेकिन वो पहले से ही हमें सोचना पड़ेगा कि किस मेथड से हमें आगे बढ़ना है, ताकि हमारा उसी मेथड से हमारा रिसर्च जो है आगे बढ़े और हम उस रिसर्च में एक कंक्लूजन बाहर ला सके। और आखिरी जो पड़ाव है लिखने के लिए ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्ट राइटिंग। अभी हमें यहाँ उसके बाद हमें लिखना शुरू करना है। तो इस प्रकार से अगर हम लिखने का मतलब बस लिखते रहना, ये नहीं सोचना कि कितना सही कितना गलत। ड्राफ्ट में आप जितना ज़्यादा पेजेस लिखोगे और उसी को बाद दोबारा और पढ़ोगे, तिबारा और पढ़ोगे, तो धीरे धीरे उसी में से आपको जो उसका एक निचोड़ है या उसमें से लेने वाली जो चीज़ें हैं या जो अनवांटेड जो थॉट है, अनवांटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो आप अपने आप ही डिलीट करते जाओगे। लिखने का मतलब लिखो। अगर आप 25 पेज लिख सको तो 25 पेज लिखो, और 25 पेज को आप धीरे धीरे 3 बार पढ़ते जाओगे तो 3 या 5 पेज के अंदर वो समेट जाएगा। तो ये ड्राफ्ट करने की जो हमारी पूर्व तैयारी अगर हम करते हैं, रोज आधा पेज लिखो, 1 पेज लिखो और छोड़ दो। उसमें भी ज़्यादा टेंशन मत लो कि अभी मैं ये आज ही करना है, कल ही करना है। आप अपना समय निकाल के, आपके समय के अनुसार, जैसे हम ध्यान के लिए आधा 1 घंटा निकालते हैं और हम ध्यान कर लेते हैं, उसी प्रकार से विषय को लेकर अगर आप आधा 1 घंटा कहीं पे भी आप दिन, सुबह में, शाम में कभी भी निकाल सके, तो आप लिखने की जो आपकी पूर्व तैयारी है, इन सभी बातों से हमारी जो जानकारी जो है वो बढ़ते जाएगी। हमारा डेटा कलेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। लिखने का ही अर्थ है डेटा को कलेक्ट करना। सिर्फ किताब को बाजू में रख देंगे कि ये किताब है वो किताब है, तो उससे आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। आपके विषय की किताब है या आपको लग रहा है कि ये आपके सब्जेक्ट के साथ कुछ पैराग्राफ है, कुछ स्टेटमेंट है, यूजफुल है, आप लिख लीजिए। पढ़िए, लिखिए, पढ़िए, लिखिए। तो ये जो डेटा कलेक्शन उसी में आ जाएगा कि जैसे ही हम लिखने की प्रवृत्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो डेटा कलेक्शन करना हमारा एक मोटो बन जाएगा। और वो जो मोटिवेशन जो है वो हमें आने वाले समय में एक अच्छा बेहतरीन जो रिसर्च जो है आपको आउटपुट में ज़रूर देगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप रोज लिखोगे थोड़ा थोड़ा, तो वो प्रैक्टिस आपको निश्चित ही आने वाले 1 महीने 2 महीने के अंदर आप देख पाओगे, यार मैंने इतना कुछ लिख लिया जिस विषय के बारे में मैं सोच रहा था, अभी मुझे इसको रियल ड्रॉप में कन्वर्ट करना है। तब जाके हमें प्रॉपर एक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बारे में मैं दोपहर में आपसे मैं बात करूँगा। लेकिन अभी मैं इसमें मैंने जो मुद्दे बताए हैं, इस मुद्दों पे हम थोड़ा प्रैक्टिकल आगे बढ़ते हैं, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप एक अपनी रिसर्च की जो एक हमारी पद्धति है, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सुनने का जो जुनून दिखा रहे हैं, तो उसके साथ में थोड़ा प्रैक्टिकल भी अगर हम करेंगे तो आपको और सारी चीज़ें स्पष्टता से समझ में आएगी। तो मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ और अब अभी प्रैक्टिकल का जो सेशन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं।